भारत में क्या होने वाला है? भारत में हम बात करते हैं पहले आरबीआई की। आरबीआई का गठन हुआ था 1935 में। 1935 से लेकर के 1947 तक भारत में 900 प्राइवेट बैंक डूब गए थे। CEBR यानी कि सेंटर फॉर इकोनॉमी एंड बिजनेस रिसर्च, ये क्या कहता है? ये कहता है कि पूरी दुनिया की द वर्ल्ड फेसेस ए रिसेशन इन 2023। क्यों होगा? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा। तमाम तरह के टैक्स जो है वो लूट है आपके पैसों की। आपको इस टैक्स को अवॉइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने एक योजना बनाई है जहां पर भारत के किसी व्यक्ति को कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। वंदे मातरम। 2023 और 2024 में व्यापक मंदी आने वाली है। 3 अलग-अलग सोर्स हैं जहां से ये जानकारी प्राप्त हुई है। एक है वर्ल्ड बैंक, दूसरा है IMF और तीसरा है CEBR। अब बात करते हैं इस डॉक्यूमेंट की। ये वर्ल्ड बैंक का डॉक्यूमेंट है, इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। ये डॉक्यूमेंट क्या कहता है? ये कहता है कि पूरी दुनिया के अंदर 2023 में व्यापक मंदी आने वाली है। पूरी दुनिया की ग्रोथ रेट 1.7% तक सीमित जाएगी। ये वर्ल्ड बैंक का डॉक्यूमेंट है। दूसरी जो बात कर रहे हैं वो बात है IMF। ये क्या बोलते हैं? इसका डॉक्यूमेंट भी आप देख लीजिए। ये इसका डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में जो इसकी चीफ है क्रिस्टलिना, ये स्पष्ट कह रही कि 2023 के अंदर ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन आएगा और हो सकता है ये 24 तक चले, है ना। इसके बाद एक डॉक्यूमेंट हमारे पास और है। ये आया है CEBR यानी कि सेंटर फॉर इकोनॉमी एंड बिजनेस रिसर्च। ये क्या कहता है? ये कहता है कि पूरी दुनिया की द वर्ल्ड फेसेस ए रिसेशन इन 2023। क्यों होगा? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा, उसकी वजह से बहुत सारे बैंकों में समस्या आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो भाई ये तो मामला दुनिया का है, हमारे देश में क्या फ़र्क पड़ेगा? हमारे देश में भी इसके ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि इसकी वजह से अमेरिका के 4 बड़े बैंक कोलैप्स हो गए हैं, डूब गए हैं। सिल्वर गेट बैंक, उसके बाद में आपके सिलिकॉन वैली बैंक, उसके बाद में सिग्नेचर बैंक, उसके बाद में क्रेडिट स्विस बैंक और 1-2 बैंक अभी और लेटेस्ट डूबने वाले। कुछ दिनों के अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी। और 2023-2024 के अंदर 50-100 बैंक डूब जाए तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए। भारत में क्या होने वाला है? भारत में हम बात करते हैं पहले आरबीआई की। आरबीआई का गठन हुआ था 1935 में। 1935 से लेकर के 1947 तक भारत में 900 प्राइवेट बैंक डूब गए थे और 1947 से लेकर के 1969 तक भारत में 665 प्राइवेट बैंक डूब गए थे। उसके बाद सरकार ने क्या किया? 1969 में प्राइवेट बैंकों का सरकारीकरण किया, जिसे कहते हैं नेशनलाइजेशन किया, है ना। उसमें कितने बैंक थे और उसके बाद क्या स्थिति हुई? बड़ी गंभीर जानकारी है। आप देखिए, ये जो नेशनलाइज्ड बैंक की जो लिस्ट है, 14 बैंक जिनको किया गया था 1969 में। इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूसीओ बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, देना बैंक, यूनियन बैंक। ये आपके बैंक थे, इनको किया गया था नेशनलाइजेशन। अब उसके बाद 2018 में 14 और बैंक थे जिनका विलय किया गया, मर्ज किया गया। वास्तव में क्या था? ये बैंक डूबे हुए ही थे, क्योंकि सरकारी बैंक है, सरकार के पास दूसरे बैंक भी होते हैं, तो ये विलय की बात कही गई, परंतु वास्तव में एक प्रकार से ये बैंक डूबे हुए ही थे। लेकिन सरकार का जो टर्म होता है ना, टर्म वो अलग होता है, विलय कर दिया जाए। जो फायदे वाले बैंक में उसमें विलय कर दिया, तो अल्टीमेटली उनको भी तो नुकसान पहुंचेगा। और ये कौन कौन से बैंक थे जो विलय किए गए थे?
सिंडिकेट बैंक, ओबीसी बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, विजया बैंक, देना बैंक, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, एसपी विजय बैंक, बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ मैसूर, भारतीय महिला बैंक। इसमें से कुछ बैंक ऐसे हैं जो 1969 में जिनका नेशनलाइजेशन किया गया था। अब आरबीआई क्या कहती है, जरा आरबीआई को भी हम देख लेते हैं। आरबीआई ने जो स्पष्ट रूप से आपको गाइडलाइंस, सरकार को स्पष्ट चेतावनी दे दी। ये देखिए, ये आरबीआई की स्पष्ट चेतावनी है। आरबीआई गवर्नर ने बैंकों को परिसंपत्ति देनदारी असंतुलन के प्रति आगाह किया। इसका मतलब लेनदारी और देनदारी में बहुत बड़ा अंतर है। ये शशिकांत दास ने क्या बात कही है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को बैंकों को किसी भी तरह के परिसंपत्ति देनदारी असंतुलन के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा कि दोनों तरह के असंतुलन वित्तीय स्थिरता के लिए हानिकारक है। कल आरबीआई हाथ खड़े कर देगा कि हमने तो भैया पहले ही बता दिया था, आप लोगों ने ध्यान क्यों नहीं दिया। तो अब ये समस्या है, तो इस समस्या का समाधान क्या है ना। व्यापक मंदी आएगी, बहुत सारे बैंक डूबेंगे, बहुत सारी स्थिति होगी। हमारे देश में कुछ प्राइवेट बैंक तो पिछले कुछ वर्षों में डूब भी चुके हैं। तो हमें ये एक बात स्पष्ट तौर से नोट कर लेनी चाहिए कि बैंकों में रखा गया पैसा सुरक्षित नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, बैंकों में रखा गया पैसा पूरी तरह से 100% इंश्योर्ड भी नहीं होता है। नंबर 3, इंश्योरेंस लेने की प्रक्रिया भी बड़ी लंबी है ना। तो उसमें आपको कितना मिल पाएगा, कितने लोग वहां तक पहुंच पाएंगे, ये भी एक समस्या है। तो हमें करना क्या है, हमें बैंकों में कम से कम पैसा रखना है ताकि छोटा मोटा जो काम है वो चलता रहे। हाँ, आप ये कर सकते हैं, बैंकों से पैसा निकाल कर प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, सोने चांदी में निवेश कर सकते हैं, हीरे जवाहरात खरीद सकते हैं, प्राचीन मनिया ले सकते हैं। इन चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। इसके साथ में हम सबको एक काम और करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा कि जो हमारा टैक्स है, टैक्स सिस्टम, वो बहुत ज़्यादा है। देश की जनता बहुत ज़्यादा टैक्स देती है। 28% तक जीएसटी है। पेट्रोल पे टैक्स अलग है, डीजल पे टैक्स अलग है, रसोई गैस पे टैक्स अलग है। इसके बाद में आपने कोई मकान लिया तो उसका सरचार्ज अलग है, उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज अलग है। उसके बाद दिल्ली जैसे शहरों में, बड़े शहरों में तो मकान का हर साल प्रॉपर्टी का टैक्स लगता है। इसके साथ साथ आपको इनकम टैक्स भी देना है। तो तमाम तरह के टैक्स जो है वो लूट है आपके पैसों की। आपको इस टैक्स को अवॉइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने एक योजना बनाई है जहां पर भारत के किसी व्यक्ति को कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग ये काम कर सकते हैं कि अभी से ही टैक्स देना बंद कर सकते हैं। परंतु आप कह सकते हैं कि हम टैक्स देना कैसे बंद करें, जीएसटी तो सामान के साथ में होता है। तो हम व्यापारियों से अनुरोध करते हैं कि वो लोगों से जीएसटी लेना बंद करें और आगे सरकार को जीएसटी देना बंद करें। क्यों बंद करें कि ये टैक्सेशन लूट है। इतनी अधिक मात्रा में सरकार को टैक्सेशन लेने का कोई अधिकार नहीं है। और 2024 के अंदर सत्ता बदलेगी, संस्था बदलेगी और पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा तंत्र बदलेगा। और हम एक ऐसी व्यवस्था देंगे जिसके अंदर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है। तो आप 2000 उस समय 2023 से लेकर के इसको मान्यता मिलेगी। तो 2023 दिसंबर तक जो लोग टैक्स दे चुके हैं या मार्च तक जो दे चुके हैं, ठीक है। अब आप टैक्स नहीं भी देंगे तो अब जो व्यवस्था बदलेगी उस बदली व्यवस्था में आपको टैक्स नहीं देना है। तो आप चाहें तो अभी से टैक्स को नहीं दे सकते हैं। कुछ लोगों का इनकम टैक्स देना पड़ता है, मजबूरी है, लेकिन जितना डिले कर सकते हैं आप कर दीजिए। क्योंकि आप जब व्यवस्था बदलेगी तो नई व्यवस्था के अंदर आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है। तो ये एक प्रकार का नो टैक्स सविनय अवज्ञा आंदोलन है। ये क्यों है? क्योंकि हमारे देश का 1000 लाख करोड़ रुपया स्विस बैंक में जमा है और ये पैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये सारा काला धन ये वापस लेके आएंगे। ये सिर्फ स्विस बैंक का पैसा है, इसके अलावा दूसरे बैंक और है, जैसे कि
नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बरमूडा, सिंगापुर, मॉरिशस, वहाँ भी हमारा बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है। सरकार को हमने पर्याप्त समय दिया, 9 वर्ष तक का समय दिया, आप पैसा वापस लाइए। अगर सरकार वो पैसा वापस लेके आती तो भारत की जनता को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो इसमें 2 बातें हो सकती है, या तो सरकार चुपचाप वो पैसा लेके आई हो और ला कर के अपने कार्यकर्ताओं में, अपने पदाधिकारियों में, अपने मंत्रियों में चुपचाप बांट दिया हो, या दूसरी संभावना ये हो सकती है कि वो पैसा लाए ही नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में चूंकि वो पैसा हमारा पड़ा हुआ है, हम ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं, वो पैसा हमें वापस चाहिए। और जैसे वो पैसा आएगा कि देश की जनता को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है। इसके साथ में जो बड़े-बड़े उद्योगपति जो लूटते हैं, जो बैंक जो होती है, बैंक से पैसा लिया जाता है, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपया, और अल्टीमेटली बैंक को वो पैसा का चूना लगाया जाता है, और सरकार उस बैंक को राइट ऑफ कर देती है, माफ़ कर देती है, और जनता पे टैक्स बढ़ा देती है। उस पैसों को जनता से वसूल किया जाता है। तो हम टैक्स क्यों दें? जो लोग टैक्स की चोरी करके भाग चुके हैं हमारे देश का, अगर उस गोल्ड में हिसाब लगाया जाए तो 70 वर्षों में कम से कम 500 करोड़, 700 करोड़ का टैक्स का लोन जो है वो बड़े-बड़े उद्योगपति लेकर के बाहर भाग चुके हैं। आपको ज़िम्मेदारी थी कि आप वो पैसा वापस लेके आते, उस राइट ऑफ लोन को माफ़ करने की बजाय उसको वसूल करते, और जो पिछला जो माफ़ किया था उसको भी कैंसल करते, और आपने वो करने की बजाय आपने और माफ़ी की योजना को बढ़ावा दिया। इसलिए देश की जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स का बोझ पड़ गया है। वो जो पैसा है जो बाहर लेके चले गए हैं, उद्योगपति लूट के लेके चले गए, उनका भी पैसा जिनका राइट ऑफ हुआ है, उनका भी टैक्स के फॉर्म में हमें देना पड़ रहा है, आपको देना पड़ रहा है। इसलिए हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, हमें ऐसा नो टैक्स सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। इसके साथ में एक बात और बताना चाहूँगा कि जब भारत गुलाम था तो भारत से 400 ट्रिलियन डॉलर 400 ट्रिलियन डॉलर रुपया अंग्रेज लूट के ले गए। वो भी हमारा पैसा है। अगर इस सरकार में दम होता ना तो उस पैसे को वापस लेके आती, लेकिन ये सरकार नहीं ला पाई। वो इतना पैसा है कि प्रत्येक भारतीय परिवार का कम से कम 14 करोड़ रुपया है। वो पैसा भारत में आ जाएगा तो कम से कम 585 वर्ष तक हमें किसी प्रकार का कोई टैक्स, भारत की जनता को एक भी रुपये का टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। तो अब इस अभियान को हम प्रारंभ करते हैं, वो पैसा हम सारा लेके आएंगे, और चूंकि जब लेके आएंगे तो देश की जनता को कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। इसलिए हमें नो टैक्स सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।